हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्रैमर रूल्स पर डिस्कस किया था। क्रैमर रूल्स आप आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। क्रैमर रूल्स क्या होते हैं। क्रैमर रूल को हम डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है आज का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय कौन सा मेथड होगा, मैट्रिक्स मेथड। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो क्रैमर रूल था, वो भी ये था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसको क्रैमर रूल बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। मैट्रिक्स मेथड भी बोल सकते हैं इसको, और इनवर्स मेथड भी बोल सकते हैं। इनवर्स मेथड जैसे इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, इसको इनवर्स मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। छोटी क्लासों में लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करते थे, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, राइट। सो हमें सॉल्यूशन देखना है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, टू वेरिएबल्स के लेते हैं। इसी टाइप से सेकंड लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये जो इक्वेशंस है, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, इट मींस x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कौन सा मेथड देख रहे हैं हम, मैट्रिक्स मेथड। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इनको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंटेड एज a1 b1 a2 b2। मीन्स x एंड y के जो कोफिशिएंट है उसको लिया और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिया, x एंड y, और इक्वल टू में क्या लिया, c1 एंड c2। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है हमें, a1x प्लस b1y बोलोगे, इस टाइप से a2x प्लस b2y, और इक्वल टू में क्या है, सबसे पहली वाली जो टर्म आएगी वो किसके इक्वल होगी, c1 के। सेकेंड वाली किसके इक्वल होगी, c2 की। यानी ये दोनों इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगे। इट मीन्स वी कैन फ्रेम मैट्रिक्स फ्रॉम द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मीन्स हम मैट्रिक्स से इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, इक्वेशन से मैट्रिक्स फ्रेम कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स होती है इसको ए बोलते हैं, कैपिटल ए। इसको कैपिटल एक्स बोल देते हैं और इसको बी बोलते हैं। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ए एक्स इक्वल टू बी। Simply we can represent these matrices in the form of ax equal to b. Then we have to find the value of x and y. It means capital X. हमें कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए होगा, राइट। लेकिन इसको b बाई ए नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे a इनवर्स b। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर क्या बनता है, ये b बाई ए। अब इस a को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या बनता है, ए इनवर्स बनता है। जैसे 1/2 है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं 2 इनवर्स बनता है, ठीक है। डिवाइड में इसको नहीं रखना। यहाँ तक सभी को अगर क्लियर है तो आगे बहुत आसानी से समझ सकते हो। चलिए रिपीट करते हैं क्या किया हमने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशंस थे हमारे पास, बिकॉज टू वेरिएबल थे तो टू इक्वेशन थी हमारे पास। अब इन लीनियर इक्वेशंस को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सबसे पहली जो मैट्रिक्स वो बनती है वो कोफिशिएंट होते हैं एक्स एंड वाई के, राइट। सेकंड मैट्रिक्स इज द इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड वाई, एंड थर्ड मैट्रिक्स इज कांस्टेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
अब इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल पुट किया, ए एक्स, बिकॉज ये जो कांस्टेंट थे उसको मैट्रिक्स ए बोलते हैं, वेरिएबल्स थे उसको मैट्रिक्स एक्स बोलते हैं, कांस्टेंट थे उसको मैट्रिक्स बी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, यानी ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब एक्स को क्या पुट करोगे, एक्स को एक्स यहाँ पर क्या पुट करोगे, एक्स वाई, बिकॉज एक्स वाली मैट्रिक्स इस टाइप से। अब इसको भी सोल्व करोगे तो इस टाइप से कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी एंड यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। इसको एक्स को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई, और ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स में यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, यानी एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में भी हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स बी होगा, बट वहाँ क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है, सभी ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ये हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद में इक्वेशंस लेनी है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एंड फाइनल सॉल्यूशन इस टाइप से किया। आई होप सभी का नोट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स टू, मतलब हमें सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। Matrix method. We can also say matrix method as inverse method. First step first. Let equations again put करते हैं, a1x plus b1y इक्वल टू c1, 2 वेरिएबल्स के लेते हैं हम। सेकेंड इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म, इसका मैट्रिक्स फॉर्म बोलोगे, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स ए को अज्यूम करोगे, ए इक्वल टू अज्यूम करोगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2। इसी टाइप से कैपिटल एक्स डेट इज एक्स एंड वाई एंड बी, मैट्रिक्स बी इज c1 एंड c2। इस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है। जो भी इक्वेशंस गिवन है वहां पर कैपिटल ए, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स हमें रिप्रेजेंट करनी है। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इज वेरिएबल एंड बी इज कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप second, put these matrices in the form of ax equal to b and x equal to a inverse b। अब यहाँ तक तो हमें ये थ्योरी लिखनी है। इसके बाद में स्टेप जो थर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। स्टेप थर्ड, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, एंड ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, जैसा कि हमने पहले से देखा है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, डेट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ये हमें पहले से चेक करना होगा, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स 2 into 2 में डायरेक्ट हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देन स्टेप फोर्थ, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बी। ध्यान देना है यहाँ पर बी इंटू ए इनवर्स नहीं कर सकते हम, बिकॉज प्रॉपर्टीज में हमने मैट्रिक्स में देखा था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मे बी इन सम केसेस, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमें क्या फाइंड करना होगा, ए इनवर्स बी।
इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 5th है, पुट x इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड x को क्या बोलना होगा हमें, x को बोलना होगा हमें x एंड y। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो x y z, और यहाँ पर कोई वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल a1 एंड a2, वेयर a1 इक्वल टू x इक्वल टू a1 एंड y इक्वल टू a2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बहुत आसान है, 3x3 में भी ऐसा ही करना है एंड 2x2 में भी इस टाइप से ही करना है। नोट कर लेना है इसको। सबसे पहले मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स में कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल एक्स क्या है एंड बी क्या है, इनको नोट किया। उसके बाद में इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, देन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके बाद में ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद में ए इनवर्स बी फाइंड करना है, और एक्स को एक्स वाई इस टाइप से पुट किया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने क्वेश्चन लिया है। फॉर एग्जाम्पल लेट क्वेश्चन बोला है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 3y इक्वल टू वी कैन से 4 एंड सिमिलरली x प्लस 2y इक्वल टू वी कैन से 6। दीज आर टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्रेमर रूल से इसको सोल्व नहीं करना है। एग्जाम में अगर स्पेसिफाई गिवन है क्रेमर रूल से सोल्व करना है तो क्रेमर रूल से सोल्व करना है, एंड मैट्रिक्स मेथड से गिवन है तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। बट कुछ भी गिवन नहीं है तो हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्रेमर रूल नहीं बोल के डिटरमिनेंट मेथड बोल सकते हैं, और यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड नहीं बोल के इनवर्स मेथड भी बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है वहाँ पर मैट्रिक्स ए, यानी और अपन कह सकते हैं इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, वेयर ए इक्वल टू 5 माइनस 3 विद साइन 1 एंड 2, एंड एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई, एंड बी इक्वल टू 4 एंड 6, वेयर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 माइनस 3 1 2, मैट्रिक्स x इक्वल टू एक्स वाई, एंड मैट्रिक्स b इक्वल टू 4 एंड 6। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इनवर्स। अब इनवर्स के लिए भी हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, इनवर्स के लिए भी मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ that given matrix should be not equal to 0, that is determinant A फाइंड करना है हमें। 5 माइनस 3 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 13, that is not equal to 0, so inverse exists एंड इनवर्स ए इनवर्स इज गिवन बाई 2 इंटू 2 में हमें पता है किस टाइप से फाइंड करते हैं, 3 इंटू 3 में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू 2 में क्या करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 13। उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो डायगोनल है इसको इंटरचेंज करते हैं, इट मीन्स 2 एंड 5। ये वाला जो डायगोनल है इसमें ओनली साइन चेंज करते हैं, -3 है इट मीन्स प्लस का 3, 1 है इट मीन्स -1। आई होप इनवर्स सभी को क्लियर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इनवर्स को अच्छे से सॉल्व किया था और ये मेथड भी सभी को अच्छे से समझाया था। इसके बाद में क्या फाइंड किया था,
फाइंड करना हमें ए इनवर्स बी। नाउ ए इनवर्स बी इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/13, 1/13 एंड 2 3 -1 5 एंड बी क्या था 4 6। चेक कर सकते हो बी अपनी मैट्रिक्स ये थी। अब इसमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/13 एज इट इज। अब देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1, इट मीन्स इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। इसको किससे करोगे, 2 को 4 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 3 को 6 से करोगे, 3 6 जा 18। हो चुका मल्टीप्लाई, एक ही रो इसमें, यानी अब सेकंड की बात करोगे तो सेकंड लाइन रो होगी। -1 को 4 से करोगे -4 प्लस 5 को 6 से करोगे 30। इसके बाद में 1/13 ये कितना हो जाएगा 8 + 18 आई होप 26 -4 एंड 30 इट इज ऑल्सो 26, डेट इज ए इनवर्स बी। अब चाहो तो इस 13 से डिवाइड कर सकते हो, इट मीन्स ए इनवर्स बी हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा हमारे पास 2 and 2। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद में क्या करते हैं हम, ए इनवर्स बी को किसके इक्वल पुट करते हैं, एक्स के इक्वल, बिकॉज वी नो दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड एक्स इज एक्स वाई एंड ए इनवर्स बी क्या है 2 and 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, डेट इज आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा किस टाइप से किया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी लीनियर इक्वेशंस गिवन था उसको ax इक्वल टू बी की फॉर्म में पुट किया, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वेयर a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना होता है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू बी, डेट इज ए का इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0 और वी कैन से गिवन मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। तो ए इनवर्स फाइंड किया, उसके बाद में बी से मल्टीप्लाई किया और इस टाइप से ए इनवर्स बी को एक्स से एक्स के इक्वल पुट किया और एक्स को एक्स वाई के इक्वल पुट किया और हमारे पास इस टाइप से ये सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं 3 × 3, 3 × 3 मीन्स 3 वेरिएबल्स हो, यानी 3 इक्वेशंस गिवन हो, वहाँ पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो सकती है। तो वहाँ पर ए वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी 3 × 3, एक्स वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी एक्स वाई जेड एंड बी वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी D1 D2 D3, बिकॉज हम कांस्टेंट क्या लेंगे इसमें डी। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा कि मैट्रिक्स मेथड में किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखते हैं और क्रेमर रूल भी सभी को क्लियर है। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर में, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी हमें सॉल्यूशन चेक करना है, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट। व्हाट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
कंसिस्टेंट होता है टू वेरिएबल की हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x एंड y की वैल्यू कुछ यूनिक होगी, यानी x एंड y की वैल्यू हो सकता है इक्वल भी आ जाए और नॉट इक्वल भी आ जाए, बट ऐसा नहीं कि x एंड y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सके। अगर इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और वो रियल वैल्यू हो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कहने का मतलब ये है यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जानी चाहिए, यानी x एंड y की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाए तो कंसिस्टेंट है, इजीली फाइंड नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई इक्वेशन लेता हूँ मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकेंड लेता हूँ मैं x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर हम x एंड y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x एंड y की वैल्यू इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम x एंड y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, सो इट इज़ कंसिस्टेंट। अभी यहाँ पर इस मेथड से चेक करना है, बट हमें ये समझना है पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं हम, कंसिस्टेंसी यानी x एंड y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। यहाँ पर तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू कैन बी फाइंड आउट, और वो वैल्यू किसकी होगी? वेरिएबल्स की, डेट इज x एंड y। इसी टाइप से अगर मान लो मैं इक्वेशन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी टाइप से 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और यहाँ लेता हूँ 4x माइनस या प्लस 6y इक्वल टू समथिंग 10। अब यहाँ पर हम x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब कोई सोच रहा होगा कैसे फाइंड नहीं कर सकते, करके देखते हैं कैसे करना होगा। एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से क्या करना होगा, यानी इनका कोफिशिएंट सेम करना होता है, या तो इसका कोफिशिएंट सेम कर दो या इसका कोफिशिएंट सेम करो। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बन जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज पुट करना होगा। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं या इसको प्लस करते हैं तो क्या बनता है, माइनस करते हैं तो ये भी जीरो, ये पॉसिबल है क्या? 0 इक्वल टू -4 नॉट पॉसिबल। यानी यहाँ पर इस कंडीशन पर हमें वेरिएबल x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। यानी इसमें क्या बोल सकते हैं हम, वैल्यूज कैंट बी फाइंड आउट, can't be find. It means these equations is called inconsistent. और जहां पर वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या होती है, कंसिस्टेंट। आई होप कंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सभी को। ये तो हमने बेसिक देखा है कंसिस्टेंसी एंड और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, बट अब हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखना है। इट मीन्स मैट्रिक्स के एप्लीकेशन की हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशंस को चेक करना है। बेसिक हम कैसे चेक करते हैं, मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड नहीं हो तो हम कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, सेकेंड लिया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशंस है। बेसिकली हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इनका रेशो मीन्स इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो इनका रेशो क्या था, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में रेशो क्या था 2/1 इक्वल टू 1/-1, यानी नॉट इक्वल टू था, यानी यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। बट सेकंड वाले में देखो 2/4 इक्वल टू 3/6, यानी ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। ठीक है, यानी यहाँ पर इक्वल आ रहा है, यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा। अगर इन दोनों का रेशो
अगर ये जो कोफिशिएंट है एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट का रेशो नॉट इक्वल है, देन यहाँ पर वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन इक्वेशंस आर consistent and has unique solution मीन्स इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी x की एक ही वैल्यू होगी एंड y की एक ही वैल्यू होगी पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए। x की जैसे मान लो 1 होगी, y की 2 होगी, दोनों की इक्वल भी हो सकती है, बट उस पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए दोनों की वैल्यू हमेशा वही होगी। जैसे 1 and 1 होगी तो दोनों के लिए हमेशा 1 and 1 होगी, 2 and 3 होगी तो पर्टिकुलर उस इक्वेशन के लिए 2 and। तो बेसिक कैसे चेक करते हैं सभी को क्लियर हो चुका होगा। बेसिक हम चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी किस टाइप से चेक करते हैं, रेशो चेक करते हैं हम, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये फर्स्ट केस हो गया। इसका ही सेकंड केस देखते हैं हम। इसका सेकंड केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इफ a1/a2 शुड इक्वल टू b1/b2। इफ दोनों का रेशो इक्वल है तो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, इसका सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। बट इसमें एक और कंडीशन है, जो कांस्टेंट है वो नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी जो कांस्टेंट है उनका रेशो इक्वल ना हो इसके। बट यहाँ जो x एंड y का कोफिशिएंट था उनका रेशो इक्वल है, देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर x एंड y की कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। आई होप 2 केस यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अब इसका थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है तीनों इक्वल हो, इफ रेशो ऑफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 एज वेल। देन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। बट इस वाली कंडीशन के लिए क्या होगा? ये जो इन रेशो इक्वल होता है, इन सभी का रेशो इक्वल होता है, देन सिस्टम तो क्या होगा? कंसिस्टेंट, यानी हर वैल्यू के लिए, यानी x की हर वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो इसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। यानी वैल्यू सॉल्यूशन क्या हो रहा है? सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहा है, यानी सॉल्यूशन तो फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, बट सॉल्यूशन यानी x की 1 पर y की 1 पर भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, x की 2 पर भी सेटिस्फाई हो रही है, x की 1 और y की 2, यानी हर वैल्यू पर, यानी हो सकता है कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, बट सॉल्यूशन मिल रहा है हमें इसको, सो इट इज कंसिस्टेंट। आई होप ये तीनों केस क्लियर हो चुके होंगे सभी को। सबसे पहले क्या है? रेशो ऑफ a1 and a2 does not equal to b1/b2, then equations are consistent and has unique solution। ये वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इस टाइप से होगा। सेकंड, इफ रेशो ऑफ a1/a2 is equal to b1/b2 but does not equal to c1/c2, then system are inconsistent and there are no solution। कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। बट इफ रेशो ऑफ a1/a2 equal to b1/b2 and c1/c2 are equal, then number of solutions are infinite। if solution are find, then system is called consistent, राइट। ये तो होगी बेसिक मेथड। इस मेथड से हम फाइंड नहीं करेंगे, बट बेसिक मेथड में हम इस टाइप से करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर? हम टॉपिक देख रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। हम मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट मेथड यूज में लेते हुए चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इसको नोट कर लो सभी पहले, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
यानी ये तो बेसिक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है और सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड करते हैं उसका बेसिक था ये, बट ये हमें पता होना चाहिए। आई होप ये नोट हो चुका होगा। एक बार इसको और दिखा देता हूँ मैं पूरा टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने दो इक्वेशंस चेक करने के लिए ये एग्जांपल लिया। अगर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो सिस्टम आर कंसिस्टेंट, एंड वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो सिस्टम आर इनकंसिस्टेंट। उसके लिए कंडीशन होती है, ये तीनों कंडीशन हमें लर्न होनी चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को पॉज करना है और ये तीनों कंडीशन नोट करनी है, ये तीनों कंडीशन नोट करनी है। ये बेसिक मेथड था। अब हम देखेंगे डिटरमिनेंट मेथड, और मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम डिटरमिनेंट मेथड से चेक करेंगे, यानी हम टॉपिक लिख सकते हैं चेकिंग या एग्जामाइन, या बोल सकते हो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड। ये हमारा टॉपिक है। अब ये सोल्व करने से पहले हमें इक्वेशन लेते हैं, जैसे लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। 3 वेरिएबल के लिए लेते हैं, 3 इक्वेशन ले लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। दीज आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब हमने क्रेमर रूल देखा था उस क्रेमर रूल की स्टडी की थी, उस टाइम हमने डेल फाइंड किया था। डेल क्या होता है? डेल इक्वल टू यहाँ से क्या होता है, इनका कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2, a3 b3 एंड c3। यहाँ से डेल इस टाइप से फाइंड किया था। अब इसके बाद में हमें पता है डेल वन कैसे फाइंड करते हैं। डेल वन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो को इंटरचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स, डेट इज d1 d2 एंड d3। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड रो को कॉलम को एज इट इज c1 c2 एंड c3। ऐसा हमने जब क्रेमर रूल देखा था तब सॉल्व किया था इस टाइप से डेल टू मीन्स सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज a1 a2 a3। सेकेंड को चेंज करना है, यानी d1 d2 d3। थर्ड एज इट इज c1 c2 c3। इसी टाइप से डेल थ्री में कॉलम थर्ड को चेंज करेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। इसको चेंज करोगे d1 d2 एंड d3। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा हम डेल वन डेल टू एंड डेल थ्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बिकॉज ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी एंड इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर चेक कैसे करेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा स्पेशल कंडीशंस। केस फर्स्ट में बोलेंगे इफ डेल डज नॉट इक्वल टू 0।
तुम्हें पता है डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, डेल वन बाई डेल, वाई क्या होता है, डेल टू बाई डेल, एंड जेड क्या होता है, डेल थ्री बाई डेल, यानी डिवाइड में डेल आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी डेल की वैल्यू जीरो, अगर डेल की वैल्यू जीरो होती है देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डज नॉट फाइंड, और वी कैन से वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर इन्फिनिटी। ठीक है, तो वहां पर सॉल्यूशन इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, बट यूनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ही हम क्या चेक करेंगे, डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो देन सॉल्यूशंस आर यूनिक, सॉल्यूशंस आर यूनिक। अगर सॉल्यूशन यूनिक है और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आई होप फर्स्ट केस सभी को समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशंस आर यूनिक। फर्स्ट केस बस इतना सा चेक करना हमें। केस सेकंड चेक कर लेते हैं। केस सेकंड में हो सकता है इफ डेल की वैल्यू जीरो आ जाए। फर्स्ट केस होगा डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है, डेल की वैल्यू जीरो आ जाए, और सेकंड बोल देते हैं डेल वन डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डेल वन डज नॉट इक्वल नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी, y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, z की वैल्यू भी इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बिकॉज सॉल्यूशन अगर इनफाइनाइट होता है तो भी सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट। सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, तभी सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन समझ में आ गई सभी को। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इफ डेल इक्वल टू जीरो एंड एनी ऑफ, इफ डेल वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से एक की भी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगी तो भी सिस्टम क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट। थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड देख सकते हैं, इफ डेल भी जीरो, इफ डेल इक्वल टू जीरो एंड डेल वन इक्वल टू डेल टू इक्वल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इसमें कंडीशन बताता हूँ कंसिस्टेंट कैसे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वो डिपेंड करेगा। देखो जीरो बाई जीरो क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनकंसिस्टेंट फॉर्म हो गया। बट अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म कुछ बनता है तो उसको अगर मान लो हम सोल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस से बोलता हूँ मैं यहाँ पर 4 और यहाँ बोलता हूँ x माइनस टू। अगर x की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो जीरो बाई फॉर्म बनती है, यानी इनकंसिस्टेंट इस कंडीशन पे। अगर इसको सोल्व करने के बाद यानी इसके फैक्टर करता हूँ मैं x माइनस टू, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू x पे क्या होती है 4, तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है और इस कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर ये सोल्व होता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा।
यानी हमें यहाँ पर यही कंडीशन ध्यान रखनी है, इफ डेल इक्वल टू 0 एंड डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3 आर ऑल्सो 0 देन सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें इसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ इतना सा बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है इसमें। एक कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर तो तीनों ही डज नॉट इक्वल टू 0 था। एक कंडीशन और लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ केस फोर्थ। इफ, इसको नोट कर लेना, इफ डेल डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एनी ऑफ डेल 1 डेल 2 और डेल 3 इज नॉन जीरो। देखो यहां पर तो सारे नॉन जीरो, यहां पर एनी यानी इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो है, किसी भी एक की वैल्यू नॉन जीरो है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये परफेक्ट इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आई होप ये चारों केस क्लियर होंगे। सबसे पहले चेक करना होगा हमें, इफ डेल डज नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन आर यूनिक एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। देन चेक करेंगे डेल की वैल्यू 0 और सारे नॉन जीरो है तो सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इसी का सेकंड फॉर्म ये होगा, इफ डेल डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एनी ऑफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 आर नॉन जीरो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर आर नो सॉल्यूशन, there are no solution। and next one is if all determinants value are 0 then system is consistent or inconsistent। हम बता नहीं सकते सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हमें चेक कैसे करना होता है, जो भी क्वेश्चंस गिवन होती है वहाँ पर डेल 1 डेल 2 डेल 3 या 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी तो डेल 1 एंड डेल 2 फाइंड करना होगा। उसके बाद में ये कंडीशन चेक करनी होगी। सबसे पहले डेल डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में डेल की वैल्यू 0 आती है तो हमें चेक करना होगा डेल 1 डेल 2 डेल 3। अगर तीनों की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और तीनों की वैल्यू 0 आती है मतलब इंक्लूडिंग डेल, तब क्या होगा, सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका रीज़न बता दिया क्यों। अगर सॉल्यूशन होता है, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है, फैक्ट हो रहे हैं उसके और सॉल्यूशन बनता है उसका तो कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो इनकंसिस्टेंट होगा, बट हमें चेक नहीं करना होता वो। उसके बाद में डेल डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी डेल इक्वल टू 0 बिकॉज ये इसी का फॉर्म है। यहाँ पर डेल इक्वल टू 0, सॉरी फॉर दैट, डेल इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा एंड एनी ऑफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 आर 0 देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए सिर्फ ये कंडीशन है। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होगी डेल इक्वल टू 0 और तीनों में से एक की वैल्यू भी नॉन जीरो आती है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, सो आप ट्राई करना है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बट अभी की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। सभी को सॉल्यूशन सॉल्व करना है। क्वेश्चंस समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी मैट्रिक्स वाला पार्ट भी हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि सेकेंड यूनिट थी। सेकेंड यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, 4 एंड 5। चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 वो आता है 3 मार्क्स का, चैप्टर 4 अगेन 3 मार्क्स का, एंड चैप्टर जो 5 है वो आता है 4 मार्क्स का। ये टोटल जो यूनिट है वो 10 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स यहाँ पर आपके पक्के हो चुके हैं। इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने देखा है, वो 4 मार्क्स का है। 14 मार्क्स यहाँ पक्के हो चुके हैं और एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ 16 मार्क्स ही होते हैं। अब आप समझ सकते हो हम कितना पढ़ा चुके हैं। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। सभी को PDF टाइमली मिल रही है
और क्वेश्चन पूछना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। स्पेशल मेरी क्लास वाले, स्कूल वाले बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते, जो और बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको मैं सॉल्यूशन सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे स्कूल वाले बच्चे भी जो देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछें। वो ऐसा ना सोचे कि स्कूल में ये दोबारा हो जाएगा क्लास में, ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्लास में ये दोबारा नहीं होने वाला। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।